तो चलिए हम चलते हैं आज अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कवर मोनोटोनिक सीक्वेंस। ये फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फाइनल ईयर के बच्चों के लिए थोड़ा सा इसमें आप पॉइंट्स देख सकते हैं। पॉइंट नोटेड होता है क्योंकि आपका 1 या 2 नंबर में जो आपका शॉर्ट आंसर आता है उसमें आ सकता है थर्ड ईयर वाले, और फाइनल फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जो हैं उन लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, इसमें बहुत सरल होता है। इसका डिफिनीशन होता है a sequence action is called a monotonic sequence or a monotone sequence if it is satisfied one of the following condition। इसका कहने का मतलब है कोई भी सीक्वेंस एक्शन है वो मोनोटोनिक सीक्वेंस कब कहलाएगा कि जो आप नीचे यहाँ पे कंडीशन दी गई है दो, इन दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन उसको फॉलो करता है तो वो मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाता है। जैसे आपका कंडीशन क्या होता है, एक्शन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्शन प्लस 1 फॉर एवरी एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ मान लीजिए आपका कोई सीक्वेंस एक्शन है वो या तो बड़ा होगा, आप मान लीजिए आपका कोई सीक्वेंस है एक्शन और उसके आगे वाला टर्म है एक्शन प्लस 1, मतलब इसके एक टर्म का आगे है और आपका जो सीक्वेंस एक्शन है वो सीक्वेंस अपने आने वाले टर्म से एक बड़ा मतलब उससे बड़ा होगा, तब आपका ये डिक्रीजिंग होगा, मतलब आगे जितना जा रहा है वो डिक्रीज करता जा रहा है आपका सीक्वेंस। मतलब जैसे आपको मैं बता दूं, इधर आप रियल लाइन पे, ये है रियल लाइन और रियल लाइन पे जीरो के बाद -1 होता है, -2 होता है और -3 होता है और -4 होता है। आप जैसे जैसे जीरो के इधर जाते हैं, इधर 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 आप टर्न करते हो तो माइनस साइड में जितना आप टर्न करते हैं -1 बड़ा होता है -2 से और -2 बड़ा होता है -3 से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है प्रत्येक टर्म अपने आने वाले टर्म से एक बड़ा होता है। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए आपका कोई भी सीक्वेंस है एक्शन और वो अपने आने वाले एक्शन प्लस 1 सीक्वेंस से अगर वो बड़ा होता है तो इसको कहते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो आप जैसे समझ चुके होंगे, मान लीजिए आपको कभी भी कोई फंक्शन मिलता है और वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब अपने से एक हमेशा क्या हो रहा है, घट रहा है या फिर घट रहा है, 1 या 2 3 कुछ भी घट सकता है। तो आपका सीक्वेंस मतलब आप समझते हो कोई भी एक नव अरेंजमेंट के तहत रखा हुआ कोई वस्तु होता है या फिर कोई सेट होता है तो वो होता है सीक्वेंस। और सीक्वेंस को अगर आप डिक्रीजिंग घटते हुए क्रम में आप देख रहे हैं कि कोई सीक्वेंस है जो घट रहा है, हमेशा लगातार घटते हुए चला जा रहा है, वो ऐसा सीक्वेंस क्या कहलाएगा, ऐसा सीक्वेंस आपको कहलाएगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये कंडीशन अगर फॉलो करता है तो आपका जो सीक्वेंस होगा वो मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड हमारी कंडीशन है। पहली कंडीशन तो आपको हमें लग रहा है समझ में आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन होती है एक्शन इज लेस देन आर इक्वल टू एक्शन प्लस 1 फॉर एवरी एन बिलोंग टू एन। आपका जो एन होना चाहिए वो नेचुरल नंबर से होना चाहिए बिलोंग। तो चलिए आपका सेकंड में आता है एक्शन मान लीजिए आपका है 1 है आपका, और इधर आप देखते हैं 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। चलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्शन है आपका, एक्शन मान लीजिए आपका 1 है और एक्शन प्लस 1 आपका 2 है। आप देख रहे हैं 1 से 2 बड़ा होता है, इधर आप जिधर ना जाएंगे पॉजिटिव साइड में आपका कितना हो जाए, आपका इधर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस देखने को मिल रहा है रियल लाइन पर आप कभी भी जीरो से लेकर के आप कभी भी इधर जाओगे पॉजिटिव साइड में तो आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिलेगा, और आप रियल लाइन पर आप कभी भी लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपको हमेशा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस देखने को मिलेगा। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे हर आने वाला टर्म अपने पीछे वाले टर्म से क्या है, बड़ा है। तो इसलिए कह सकते हैं एक्शन इज लेस देन आर इक्वल टू एक्शन प्लस 1 फॉर एवरी एन बिलोंग टू एन। ये होता है आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो आप समझ चुके होंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो सीक्वेंसेस आपको मोनोटोनिक सीक्वेंस वह होता है जो आपका इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फॉलो कर दे, और कंडीशन फॉलो करने के साथ साथ अगर वो इंक्रीज करता है तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस, अगर डिक्रीज करता है तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। तो आप जैसा समझ चुके हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस 2 तरीके के होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इस टॉपिक को आगे कवर करते हैं। आगे आता है मैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस। ये होता है कंडीशन पे आधारित होता है। आइए देखते हैं सीक्वेंस को। चलिए तो स्टूडेंट्स कभी कभी आपका एक क्वेश्चन पूछता है स्ट्रिक्टली सीक्वेंस क्या होता है, कभी कभी आपका क्वेश्चन में आ जाता है स्ट्रिक्टली सीक्वेंस क्या होता है। तो बेसिकली आप लोगों को मैं बता दूं,
A sequence action is called a strictly monotonic increasing sequence. Action is of x n plus 1 action for every n belong to n, ये इंक्रीजिंग, मतलब आपको हमने बताया था कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस है वो इंक्रीज कर रहा है तो आपका मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली सीक्वेंस कहलाएगा, और आपका डिक्रीज कर रहा है तो वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। और यदि आपका कोई सी भी सीक्वेंस है जो मोनोटोन है और उसके साथ साथ वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है, या फिर इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रहा है, तो वो आपका स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस डिक्रीजिंग मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा। तो जैसा आप समझ चुके हैं कि अ सीक्वेंस एक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस इफ इट इज आइदर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। आप जैसा कि यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, ये होता कोई भी मान लीजिए आपका सीक्वेंस एक्शन है वो कहलाएगा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस यदि उस पर यदि वह स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, वो कहलाएगा आपका स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस इंक्रीजिंग। जब आपको ये कंडीशन फॉलो करता है कि मतलब मान लीजिए आपका उस सीक्वेंस में आने वाला प्रत्येक टर्म अपने पिछले वाले टर्म से बड़ा होता है, तब आपका कहलाएगा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और सेकंड कंडीशन में आपका है यदि कोई सीक्वेंस है और वो अपने आने वाले प्रत्येक टर्म से एक 1 पॉइंट आप छोटा है, उससे छोटा है मिलता है, तो वो आप मान लीजिए तो वो कहलाएगा आपका स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो आपको पता चल चुका है कि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस आता है तो वही होता है इसका वैल्यू, उसका वही होता है इसका अर्थ जो आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का होता है। तो चलिए ये वैसे ही नाम बदल के कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आइए चलते हैं, एक थ्योरम है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उस थ्योरम को आप यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने उस थ्योरम पर। ये थ्योरम है as monotonic increasing sequence is a convergent if इट इज अ बाउंडेड। इफ का मतलब होता है यदि, केवल और यदि, इसका मतलब IFF होता है, इसका मतलब है केवल और केवल, या यदि और यदि, मतलब इसका होता है केवल यही होगा। तो चलिए कह रहा है कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट होगा यदि और यदि, कोई भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा यदि और यदि वह बाउंडेड है, मतलब यह वह बंद निकाय है, बंद निकाय के सिस्टम पर काम करेगा, तब वह कहलाएगा आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ही वह होगा, केवल और यदि, क्योंकि यहाँ पर निश्चितता दिखाई जा रही है, यहाँ पर निश्चित कर रहा है कि वो बाउंडेड ही होगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। आप इसका कहने का अर्थ समझ चुके होंगे, तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं। चलिए इसको करते हैं। तो मानते हैं लेट एक्शन बी अ मोनोटोनिक increasing sequence now। मान लिया हमने कि एक्शन हमारे पास क्या है, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तब हमें क्या प्राप्त होता है, तब हमें पता है एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये हम प्रूव कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आपको हो सकता है वीडियो ना मिली हो, मैं वीडियो उसका जल्द से जल्द आपको अपलोड करवा दूंगा। तो चलिए इसका आगे हम करते हैं प्रूफ। तो हमको पता है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज, यहाँ पर लिखेंगे एवरी कन्वर्जेंट, हमको पता है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस इज बाउंडेड। हमको पता है कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो बाउंडेड होता है। तो चलिए बाउंडेड होता है तब हम किसको करते हैं, तब इसको हम इस पर अप्लाई करते हैं इस थ्योरम पर। तब क्या होगा, देयरफॉर तब क्या होगा, ये मान लेते हैं लेट द अबव sequences action be bounded है, बाउंडेड एंड लेट माना हमने, मान लिया हमने ए बी द सेट ऑफ ए कोई सेट है जिसमें कोई क्या है, सीक्वेंस है, एक्शन है, एक्शन कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ये सेट है। तब होता है देन
आइए हम करते हैं। अब हमारा हो जाएगा देन आपका हो जाएगा देन ए इज नॉन एम्प्टी and bounded and bounded and such as ये लिखने का आपको तरीका बता रहे हैं। such as has the least upper bounded L, इसको मानते हैं अपर बाउंडेड। इसमें ये बंद कहाँ पे हुआ? अभी आप क्या कह रहे थे, सीक्वेंस एक्शन है जो बाउंडेड है, और अब आप मान रहे हैं उसका कि ऊपर से कहाँ पर बंद है, वो L पर बंद है। तब क्या होगा? तब let there be any number epsilon is greater than 0, then L minus epsilon is greater to L, and L minus epsilon is not an upper bounded। इसके कहने का मतलब है, मान लीजिए आपको लेट कोई एक नंबर दिया गया है एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन यहाँ पे क्या काम करता है? तो एप्सिलॉन आपका होता है जो कोई सीक्वेंस दिया गया होता है, उस सीक्वेंस का एक छोटा सा भाग होता है, उस सीक्वेंस का एक छोटा सा एलिमेंट होता है, या फिर उस सीक्वेंस की लिमिट जो होती है उसका एक नेबरहुड पॉइंट होता है, उसका एक पड़ोसी होता है उस लिमिट का, तो वो होता है एप्सिलॉन। यहाँ पर लेते हैं आप, मान लीजिएगा। चलिए, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं XM इज ग्रेटर टू L माइनस एप्सिलॉन। मान लीजिए एप्सिलॉन L माइनस एप्सिलॉन आपको पीछे बताया था, ये लेफ्ट लिमिट होती है, तो ये लेफ्ट लिमिट हमेशा छोटी होती है उस सीक्वेंस से, और राइट लिमिट हमेशा सीक्वेंस से बड़ी होती है। आप जाहिर सी बात जानते हैं, M बिलोंग टू N नॉट एंड N नॉट बिलोंग टू N, या M इज ग्रेटर आर इक्वल टू N नॉट होता है और N बिलोंग में कर रहा है। चलिए, पहला हो गया। अब आपको हम पता है आगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का आपको पता है क्या होता है। मोनोटोनिक सीक्वेंस इंक्रीजिंग में है, तो मोनोटोनिक सीक्वेंस का जो सीक्वेंस है XN और उसका एक पड़ोसी सीक्वेंस है XM, वो XM से क्या होगा? बड़ा होगा XN। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि वो उसका एक वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा? XM से बड़ा होगा। XM आपका उसका पड़ोसी सीक्वेंस है, उसमें से निकला हुआ, तो जो निकला होता है उसमें से बड़ा होता है वो। तो n इज ग्रेटर टू m, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। चलिए, इक्वेशन 2 हो गया। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव हमको क्या मिलता है? आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जाहिर सी बात एक्शन है आपका, तो एक्शन, और आप जानते हैं यहाँ पे कि L माइनस एप्सिलॉन एक्सएम से जब बड़ा है, तो यहाँ पे एक्सएम से क्या होगा? छोटा हो, या एक्सएम से छोटा है तो यहाँ एक्शन से भी छोटा होगा, क्योंकि एक्शन तो आपका एक्शन से भी बड़ा है, तो L माइनस एप्सिलॉन यहाँ पे छोटा हो जाएगा। तब यहाँ पे फॉर एवरी क्या हो जाएगा? कंडीशन n इज ग्रेटर टू N नॉट बिलोंग टू N। ये आपको हम करते हैं, इसको आगे चलते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा इक्वेशन हमारा 3। चलिए, इक्वेशन 3 हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं L जो है हमारा अपर, ये हमारा लीस्ट बाउंड के लिए हो गया। L माइनस एप्सिलॉन जो है ये हमारा लीस्ट बाउंड के लिए हो, मतलब आपका छोटे भाग के लिए हो गया। अब इसके बाद अपर बाउंड के लिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं अभी। तो अपर बाउंड को सॉल्व करने के लिए आल्सो सेम ऐसे करेंगे। यहाँ पे लिखे आल्सो L being an upper bounded we have, हमें क्या मिलता है? आइए देखते हैं, चल के ये करके देखते हैं। तो एक्शन हो जाएगा, आपको पता है कि अपर बाउंडेड की लिमिट जो होती है हमेशा फंक्शन
सीक्वेंस से क्या होती है, बड़ी होती है, सीक्वेंस से बड़ी होती है, तो ये हो जाएगा एल हो जाएगा, सीक्वेंस से बड़ा इसका लिमिट होता है, और इसके लिमिट से बड़ा क्या हो जाएगा, अपर बाउंडेड लिमिट हो जाएगा, एल प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। और ये फॉर एवरी कंडीशन क्या होती है, एन बिलोंग टू एन नेचुरल नंबर में बिलोंग करता रहता है। इसको मानते हैं क्वेश्चन 4। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो ये हम करेंगे फ्रॉम 2 3 एंड 4, यहाँ 3 और 4 से करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फ्रॉम 3 एंड 4 वी हैव, तब हमें क्या मिलता है, तो आइए हम देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एल माइनस एप्सिलॉन, ये आपका लेफ्ट लिमिट होगा, ये छोटा होगा सीक्वेंस से एक्शन से, और इसका लिमिट एल है, एल प्लस एप्सिलॉन है, इसका राइट लिमिट से ये छोटा होगा फंक्शन हमारा। और ये फॉर एवरी कहाँ पे बिलोंग करता है, कंडीशन दी है एन इज ग्रेटर टू एन नॉट, एंड तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये हमारा लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट को एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सीक्वेंस में हमें अभी आप लिमिट में हम पढ़ चुके हैं, तो मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल हो जाएगा, और ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा किससे, एप्सिलॉन से हो जाएगा। तो चलिए फॉर एवरी कंडीशन हमारी होगी, जो कंडीशन हमें दी गई हो पहले उसको नोट कर लेते हैं। चलिए नोट करने के बाद अब हमारा होगा क्या, एक्स एन क्या होगा, कन्वर्ज सीक्वेंस हो गया। अभी ये कन्वर्ज कर रहा है, क्यों कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि आपकी लिमिट में से घटाने पर एक जो आपका नेबरहुड पॉइंट है, वो आपका उस नेबरहुड पॉइंट वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है आपके सीक्वेंस से दिए गए उसकी लिमिट को घटाने पर उस लिमिट का जो नेबरहुड पॉइंट होता है, वो नेबरहुड पॉइंट क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है उस सीक्वेंस को घटाने पर, उसका मॉडुलस देने पर, तब आपका सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्ज करता है। यही आपका क्या हो, तो एक्शन इज कन्वर्जेस टू एल, एल पे हमारा क्या कर रहा है, सीक्वेंस क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तब हम इसको लिख सकते हैं, तब हमारा यहाँ पे प्रूव होता है जब इसकी कन्वर्ज कर रहा है, और ये अपर बाउंडेड एंड लोअर बाउंडेड को हमने भी फॉलो करा दिया है, कंडीशन में रख दिए, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस सीक्वेंस the sequence xn is convergent यहाँ पे हमारा प्रूव हो चुका है थ्योरम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट मिस हो चुका है या फिर नहीं समझ में आया, तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपका सहयोग, आपके सहयोग से हम आपका अच्छे से उसको हम रिवाइज कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, या फिर आप चलिए थ्योरम पे चलते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।